स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, देखो हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लिए, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी एनसीईआरटी को एक कहानी के रूप में समझना, और वो हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसकी पिछली जो वीडियो है, जिस वीडियो में हमने बात किया था कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार में जघन्य गलती हुई, उसके बारे में जो हमने बात किया था, क्योंकि वहीं से हम लोग हर चीज़ को लिंक करते हुए चलते हैं कि आपको समझने में, आपको कहानी बनाने में क्या हो, मदद मिले। ठीक है, तो आज मुख्य तौर पर हम लोग, जब लास्ट वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 6 की, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चलेंगे। तो आज हम लोग मुख्य तौर पर बात करेंगे कि जो नैतिक शिक्षा है उसकी किस तरह से मांग होती है। ठीक है ना, जो नैतिक शिक्षा है उसकी जो मांग है वो किस तरह से होती है। फिर हम लोग देखेंगे जो स्थानीय पाठशालाएं हैं, क्योंकि देखो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे कि अंग्रेज आए उसके बाद जो शिक्षा हुई या जो भी चीजें हुई है ना, स्कूलों को खोला गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब ये नहीं आए थे तो इसके पहले क्या स्कूलें होती भी थी, या अगर स्कूलें होती थी तो बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे। तो ऐसे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो महात्मा गांधी की सोच है, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे हम लोग, उनकी जो शांति निकेतन है जो आप लोग लगातार सुनते हो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्य तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यों ना शिक्षा के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, क्यों ना आप मॉडर्न में आप लोग पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आप लोग पढ़ रहे हो शिक्षा के बारे में, तो यहाँ जो ओरिजिन है ना उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ओरिजिन को समझ लोगे तो आप आगे की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ पाओगे। तो देखो नैतिक शिक्षा की जब मांग की जाती है ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जो ईसाई प्रचारक थे। क्योंकि देखो ईसाई प्रचारक को लगता था कि जो शिक्षा है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि जो लोगों को पर्टिकुलर जो नैतिक जीवन है उसमें प्रयास मिले, मतलब वो चीज़ जो समझ पाए। और ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, उनको लगता था कि ये सब जो चीज़ें है वो ईसाई धर्म है, उनके मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि मुख्य तौर पर जो ये प्रचारक है ईसाई धर्म के, ये ईसाई धर्म को फैला रहे हैं, तो इनको लगता था कि जो बाकी चीज़ें हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो शिक्षा है, मतलब जो क्या बोलेंगे आप, ईसाई शिक्षा है, वो देनी चाहिए भारतीय जनता को। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जो 19वीं शताब्दी है, मतलब 19वीं शताब्दी से ही आप लोग देखोगे कि ये जो ईसाई प्रचारक है, भारत में जो ईसाई प्रचारक है, वो क्या करते हैं, व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में कई तर्कों में घोर विरोध करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो शिक्षा अभी जो दे रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नहीं देते हुए ईसाई धर्म की जो शिक्षा है वो देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रचारकों का यह भी मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिक चरित्र में सुधार लाना है। ठीक है, उनको लगता था कि पहले नैतिक जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप लोग सुधार ला लोगे तो बहुत ज़्यादा आगे की जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। ये किसको लगता था, ये लगता था ईसाई प्रचारकों को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग देखोगे जब हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनका जो मुख्य तौर पर उनका जो उद्देश्य है वो लोगों को पढ़ाना तो है, लेकिन उस पढ़ाई से लोगों का उपयोग करना भी है ना। उनको लगता था कि जब जो लोग हैं उनके मन में हमारे लिए ये आएंगे कि हम इनके भले के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे। और इनको लगता था कि हम लोग बहुत लंबे समय तक जो भारतीय जनता है या जो देसी जनता है उनके ऊपर हम क्या कर पाएंगे, राज कर पाएंगे। लेकिन आप लोग देखोगे लगातार 1913, ठीक है ना, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचारकों गतिविधियों के विरुद्ध में थी। उनको लगता था कि जो प्रचारक है ना, ये हमारा जो काम है वो खराब कर सकते हैं। और आप लोग को ये भी बात पता है कि 1857 के बाद जो चीज़ें हैं, है ना, वो अब अंग्रेज क्या कर रही थी, धीरे धीरे पैर फूक फूक के रख रही थी। क्योंकि उनको पता था कि अगर इतना जो आपको पता है 1857 में चीज़ें हुई, उसके बाद अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा, जो भारतीय लोग हैं ना उनके मूल्य मानवता धार्मिक विचारों में किसी भी तरह से छेड़छाड़ देसी जो जनता है उनको भड़का सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनको लगता था कि जो ईसाई धर्म की जो शिक्षा है उसको ना देते हुए जो पश्चिमी शिक्षा है उसको देना चाहिए। तो इस तरह की जो सोच थी वो
हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, और शांति निकेतन में हम लोग मुख्य तौर पर जब रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो शिक्षा है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब आपको ये एक इमेज दिख रही है तो सिंपली ये इमेज क्या है, एक कलकत्ता के पास जो हुगली नदी है वहाँ पर एक सेरमपुर का कॉलेज है। तो इस तरह के जो बेहतरीन खूबसूरत कॉलेज बनाते थे अंग्रेज। एकमात्र जो काम है ना अंग्रेजों का, अच्छी इमारतें बनाकर जाना, ये बहुत सही है। बाकी तो आप लोग देखोगे कुछ भी जब ये करोगे तो आप लोग को लगेगा कि कहीं ना कहीं इनका पीछे में जो मास्टरमाइंड है वो लगातार चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो स्थानीय पाठशालाएं हैं उनका क्या हुआ, क्योंकि आपके मन में तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि अंग्रेज अभी आ गए लेकिन अंग्रेजों के पहले क्या होता होगा, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि विलियम एडम की एक रिपोर्ट है। अब ये विलियम एडम कौन है और विलियम एडम क्या करेंगे, इनको हम समझते हैं। उससे पहले इस इमेज को देख लो। इस इमेज को देखने के बाद थोड़ा आपको रुकना है, 2 मिनट सोचना है कि इस इमेज में प्रॉपर हो क्या रहा है। देखिए ये एक ग्रामीण पाठशाला है, ठीक है ना। आप लोग जो बोल रहे हो ना स्थानीय पाठशाला, तो मुख्य तौर पर स्थानीय पाठशाला होती कैसी है, ये दिखती कैसी थी, यहाँ पर पढ़ाते कौन थे, है ना, यहाँ पर पढ़ते कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखोगे ये फ्रांसवी सोलियन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। उन्होंने अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का क्या किया, प्रयास किया। तो आप लोग देखोगे किस तरह से जो स्थानीय शिक्षाएं थी या स्थानीय पाठशालाएं थी वो किस तरह से थी। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो आप लोग देखोगे जो विलियम एडम है इनको मुख्य तौर पर इस काम के लिए भेजा जाता है कि आप लोग जाए और पूरा विजिट करें कि कहाँ पर जो शिक्षा है वो किस तरह से चल रही है। तो आप लोग देखोगे कि 1830 में, ठीक है ना, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम, ये कौन है, ये ईसाई प्रचारक है, मतलब ये ईसाई धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, प्रचारक है कौन, विलियम एडम, विलियम एडम। ओके, तो ये विलियम एडम है, ये क्या करते हैं, बंगाल और बिहार का दौरा करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बंगाल और बिहार का दौरा करते हैं और कंपनी ने उन्हें स्कूलों में शिक्षा की प्रगति के रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि आप लोग जाए बिहार में और आप लोग बंगाल जाए और देखें कि जो वहाँ पर अभी शिक्षा का स्तर क्या है, और ये पूरी चीज़ों को देखने के बाद आप क्या करें, एक रिपोर्ट तैयार करें। तो उस रिपोर्ट में आप देखोगे कि जो रिपोर्ट थी ना वो काफ़ी दिलचस्प थी, काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि आप लोग देखोगे एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है। लगभग 1830 की बात चल रही है, 1830 में 1 लाख पाठशाला है। अब जो एडम स्मिथ है एकदम कंफ्यूज हो गया, अरे भाई इतनी सारी। और आप लोग आगे का जो डाटा है वो सुनोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे कि इन 1 लाख जो पाठशालाएं है इसमें 20 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जो चीज़ अंग्रेज करने की शुरुआत कर रहे हैं, आप देखोगे कि ये चीज़ तो पहले से बहुत बड़े तौर पर चल रही है। ठीक है, छोटे छोटे केंद्र थे, लेकिन आप लोग देखोगे उसमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाली बच्चों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। अब आप लोग सोच सकते हो ये पाठशालाएं संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर जो पाठशालाएं थी वो एक इंसान चला रहा था, ठीक है ना। अब चला रहा था मतलब कोई स्कूल नहीं खोल दिया था, प्रॉपर एक पीपल के झाड़ था उसके सामने पढ़ाया जाता था। अब इसमें कोई बोर्ड नहीं हुआ करता था, कोई कुर्सी नहीं हुआ करती थी, कोई टेबल नहीं हुआ करता था। तो आप लोग एक कंपैरिजन कर सकते हो कि उतने सालों पहले और आज में कितने बदलाव है वो आए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का जो तरीका था वो काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों में स्कूलों से उम्मीद करते हैं इस तरह की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है कि जैसे कि कुर्सियाँ नहीं थी, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड नहीं था, और ये जो फीस थी ना ये गरीब बच्चों के लिए कम थी, अमीर बच्चों के लिए ज़्यादा थी। उसके बाद कोई समय डिसाइड नहीं था, है ना, क्योंकि देखो आप लोग को पता है जो गरीब बच्चे हैं ये लोग क्या करते थे, खेत में काम करने जाते थे, तो ये दोपहर में काम करने जाते थे, इसलिए पर्टिकुलर कोई समय भी नहीं होता था। उसके बाद आप लोग को एक और बात जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी परीक्षा नाम की चीज़ नहीं होती थी, है ना, परीक्षा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे किस तरह से होती थी। उसके बाद आप लोग देखोगे जो हाजिरी लेने का नियम था इसका भी कोई इंतजाम नहीं था। मतलब पूरी मिला के एक बात
अभी जो आप लोग स्कूलों में देखते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, जिन चीज़ों को मदद करके आप पढ़ते हो, उन चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो भी लोग कितने शिक्षित होते थे। अब आप लोग सोचिए, आप लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नए दिनचर्या, नए नियम। ठीक है, तो अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई किस तरह से जो पुरानी पाठशालाएं थी वो किस तरह से थी। अब हम देखेंगे 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। ठीक है, उन लोग चाहते थे कि जो उच्च शिक्षा है, मुख्य तौर पर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की शिक्षा है, उनके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। इसलिए कंपनी ने स्थानीय शिक्षकों को कामकाज से भी ज़्यादा दखल नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद 1854 में क्या किया, 54 के बाद कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, उनको लगता था कि कंपनी की जो दिनचर्या है, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और भी व्यवस्थित करना चाहती थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पाठशालाएं थी ये व्यवस्थित नहीं थी। अब जिन लोगों ने, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, 1 लाख से ज़्यादा क्या है पाठशालाएं हैं। तो जिन लोगों ने ब्रिटिश लोगों के साथ गए, वहाँ पर तो प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पर समय सारिणी है ना, मतलब समय के हिसाब से स्कूल्स होंगी, तो ये सब चीज़ें तो पहले नहीं हुआ करती थी। तो कुछ लोगों ने तो इनके साथ दिए अंग्रेजों के, लेकिन आप समझोगे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अभी भी इन स्कूलों को इंडिविजुअल चला रहे थे, और वहाँ पर उनको ये शिक्षा दे रहे थे कि ये जो अंग्रेज है ना, ये जो पश्चिमी शिक्षा आगे ऊपर थोप रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से आप लोगों को एक दिन क्या करेंगी, खत्म कर देंगी। तो इस तरह के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट है वो भी आप सुनोगे महात्मा गांधी के। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को क्या किया, सरकारी नौकरी पर रख लिया। क्योंकि जितने भी लोग थे जो कि प्रॉपर 1 बाय 1 कॉलेजेस स्कूल पढ़ा रहे थे, उनको क्या किया, इन लोगों ने सरकारी नौकरी पर रख लिया और बोला कि जो हमारी स्कूलें हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक एक पंडितों को क्या किया गया, 5-6 स्कूल दे दिया गया। मतलब कोई भी पंडित है वो 5-6 स्कूलों को संभालेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे कि पंडितों का काम पाठशालाओं को दौरा करना और यहाँ अध्ययन की स्थिति को सुधार लाना था। यही काम था मुख्य तौर पर। ठीक है, प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि वह समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजे। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको ऐसा आग्रह किया जाता था कि जो भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है पाठशाला में, इसकी जो रिपोर्ट है वो कंपनी को क्या करे, प्रस्तुत करे समय समय पर। उसके बाद पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं के रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसकी शुरुआत आप देखोगे किस तरह से हुई। ठीक है, विद्यार्थियों से कहा गया कि नियमित रूप से शुल्क दे, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे हुए अनुशासन का पालन करें। अब प्रॉपर आप लोग देखोगे कि जब पुरानी शिक्षा थी तो वहाँ पर किसी भी तरह से क्या हो रहा था, जो फीस है वो नहीं लग रही थी। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रॉपर फीस भी रखा गया, प्रॉपर आपको सीट में, और आपको मुख्य तौर पर क्या करना है, अनुशासन को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नए व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई जो सरकारी सहायता है वो किसी भी प्रकार से नहीं दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये बात को समझना है। अब आपको अरविंद घोष को पढ़ना है। ठीक है, अब ये काम मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि जो रीडिंग हैबिट है वो आप लोगों की बन जाए, और आप लोग जब अरविंद घोष के बारे में पढ़ोगे तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस भी समझने को मिलेंगी, और आपको जो पढ़ने की हैबिट है वो भी लगातार आएंगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो स्थानीय पाठशालाएं थी उसमें इंटरफेयर किया, और आप लोग देखोगे किस तरह से जो पंडित है उन लोगों को काम पे लगाया, और उन लोगों को क्या किया, जो स्कूल की रिपोर्ट्स है वो भेजने को कहा। अब जो कार्य सूची है, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, अब शिक्षा राष्ट्र में पहुंच चुकी है। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारकों शिक्षा से व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, भारत में भी ऐसे विभिन्न प्रकार के एरिया देखोगे जहाँ पर लोगों को लगता था कि शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन उन लोग का यह भी मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है भारत की आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आश्वासन किया कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो लोगों का मानना था कि अंग्रेजी कर सकते हैं, तो उन लोगों ने किस तरह से आप लोग देखोगे कि उन लोगों को कहा कि आप लोग सब कुछ करें और मुख्य तौर पर ज़्यादा पैसा स्कूल और जो विश्वविद्यालय है उसमें खर्च करें।
ठीक है। तो हम लोग इसको बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसका परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग थे जो कि मानते थे कि ये जो पश्चिमी शिक्षा है ना, ये मुख्य तौर पर जो है वो लोगों को बर्बाद कर देंगी, अंग्रेजों को गुलाम बना देंगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे वही देखेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेजी शिक्षा है उन्हें अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग देख लो, ये महात्मा गांधी है, ठीक है। ये उनकी वाइफ है, कौन है उनकी वाइफ? कस्तूरबा गांधी। और आप लोग देखोगे ये कौन है? ये है हमारे बहुत ही महान, कौन कौन जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये मुख्य तौर पर जो महिलाओं का ग्रुप है उनके साथ बैठे और मुख्य तौर पर किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क को हीनता का बोध पैदा कर दिया है। तो ये महात्मा गांधी की सोच थी, ठीक है ना। कुछ लोग को अभी लगता है कि जो महात्मा गांधी उन्होंने बहुत गलत किया। तो आप लोग देखोगे कि शिक्षा का जब प्रचार हो रहा था तो वहां पर भी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की आलोचना की। सोचिए आप लोग अगर उस समय महात्मा गांधी आलोचना नहीं करते तो आप लोग देखोगे किस तरह से जो भारत में शिक्षा का प्रसार तो हो रहा था, लेकिन आप लोग देखोगे उसके जो दुष्परिणाम है वो कितने ज्यादा आगे में आपको दिखाई देते अगर महात्मा गांधी जैसे लोग और जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग अगर आगे नहीं आते, इस चीज की जो चीज है इसका वो इसको अपोज नहीं करते, तो आप लोग देख सकते हो कि जो आज की स्थिति है वो किस तरह से डिफरेंट होती, ठीक है। इसका प्रभाव आकर में लोग पश्चिमी सभ्यता को सिस्टम मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनको गौरव व्रत नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा में विष भरा है, जो ये पश्चिमी शिक्षा है, तो महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो शिक्षा है उसमें क्या है? जहर भरा हुआ है, ठीक है। ये पाप पूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो महात्मा गांधी ने कहा। इन्होंने भारतीयों को दास बना दिया है, इन्होंने लोगों को प्रभाव डाला है। इनके मुताबिक पश्चिम में अभिभूति, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ाने वाले भारतीय ब्रिटिश शासकों को पसंद करने लगे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ऐसे शिक्षित के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें थी उसको लगातार क्या कर रहे थे महात्मा गांधी, उसका लगातार क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। तो ये सब चीजों को हमने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शिक्षा संस्थानों को छोड़ दे और अंग्रेजों को बताए कि वह गुलाम बने रहने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के जो आश्वासन है वो महात्मा गांधी ने किए लोगों से, बच्चों से, कि आप लोग छोड़ दे और उनको यह बोल के छोड़े कि हम लोग किसी भी तरीके से गुलाम आपके नहीं बनेंगे। इस तरह की जो मांगे वो किया महात्मा गांधी ने, ठीक। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखोगे मुख्य तौर पर जो अंग्रेज थे वो शिक्षा जो दे रहे थे ना वो अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे, और महात्मा गांधी को लगता था कि जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, ठीक है। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देंगी, ठीक है। उनको क्या लगता था कि जो शिक्षा दे रहे हैं वो अपाहिज बना देंगी। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया है और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो इस तरह की जो सोच है वो महात्मा गांधी की थी। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से गुनाह करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को अपनी जुड़ने के तरीके का भूल चुके हैं। मतलब उनको लगता था कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो विदेशी लोग हैं, वो किस तरह जो स्थानीय संस्कृति है उससे घृणा करते हैं। और आप लोग देखोगे कि किस तरह से महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उससे पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा में व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सोच थी वो महात्मा गांधी की थी। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो उनको लगता था कि सिर्फ केवल आप लोग पढ़ लोगे या फिर आप लिख लोगे तो शिक्षा हो जाएंगी। तो उनके नजरिए में ये शिक्षा नहीं थी, ठीक है। उनको लगता था कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हुनर सीखना पड़ता है, विभिन्न चीजों को काम करना पड़ता है। इससे उनके मस्तिष्क को समझने की क्षमता है, दोनों ही विकसित होंगी। तो इस तरह की जो सोच थी वो महात्मा गांधी की लगातार थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। जैसे ही हम लोग चलेंगे आगे तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से जो इसी सब चीजों से क्या हुई, राष्ट्रीय भावना का प्रसार होने लगा। किस चीज का प्रसार होने लगा?
राष्ट्रीय भावना। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, कई दूसरे विचारकों को भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। ठीक है, तो इस तरह की जो सोच है वो किस तरह से विकसित होती गई और महात्मा गांधी के कारण आप देखोगे कि किस तरह से महात्मा गांधी के साथ साथ और लोग भी आए और उनको लगा कि सच में ये जो शिक्षा है वो किस तरह से काम कर रही है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जो साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। तो उन्होंने बहुत एक चीज कहा है, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपको जस्ट आप लोगों को सुनना है। ये मुख्य तौर पर द क्रेडिट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के बुक पेज नंबर 72, ठीक है, पृष्ठ 79 के ऊपर है, मतलब खंड 72 और पेज नंबर 79 के ऊपर है। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि शिक्षा में मेरा मतलब यह बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाएं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें कुछ शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज है वो महात्मा गांधी ने कही थी और वह हमेशा साक्षरता के ऊपर क्या करते थे, बल दिया करते थे। अब आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सी इमेज दिख रही होंगी, तो ये मुख्य तौर पर क्या है, जो शांति निकेतन है उसका एक कक्षा चल रहा है और ये लगभग जो बात है ये कब की है बेटा, 1930 की बात है। ठीक है, आसपास का आप लोग माहौल देख सकते हो किस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक प्रॉपर बोर्ड है और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। और आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इसको जूम करते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो टैगोर का शांति निकेतन था वो मुख्य तौर पर क्या हुआ कि हमेशा हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग जब स्कूल्स में भी थे तो हम लोग सुनते थे कि शांति निकेतन की जो शुरुआत है वो किन्होंने किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की गई थी? अगर आप लोग बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग शुरू करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था की शुरुआत कब की थी, 1901 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको इसको हमेशा से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनको लगता था कि स्कूल एक बहुत ही बंद टाइप की जगह है, वहां पर उनका क्या होता था, दम घुटता था, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वहां पे। ठीक है, ऐसा लगता था उनको कि वो कोई जेल में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि वहां बच्चों को मनचाहा नहीं कर पाते थे, मतलब उनको लगता था कि जहाँ पर मन की चीजें ना हो रही हो, बच्चे मन का नहीं कर रहे हैं, वो एक जेल खाना से कम नहीं है। ठीक है, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव से शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पर क्या हो, बच्चे खुश रह सके। और आप लोग देखोगे किस तरह से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ वो मुक्त हो, रचनाशील हो। ठीक है, वहाँ के अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखना का समय होना चाहिए, मतलब खुद ही आप सीख रहे हो, इस तरह का जो बचपन है वो आपका होना चाहिए। वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। उनको लगता था कि जिस तरह से जो अंग्रेजी शिक्षा है और अंग्रेजी शिक्षा में जिस प्रकार से जो टाइम है, मतलब जो अनुशासन है, वो अनुशासन नहीं होना चाहिए। शिक्षक काल्पनिक हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। ऐसी शिक्षा हो जो ऐसा काम करे कि जो बच्चों के मन में है ना, सोचने की जो समझ है वो विकसित हो जाए। ऐसी शिक्षा और ऐसे टीचर्स को वो चाहते थे। ठीक है, वर्तमान स्कूल में बच्चे रचनाशील
चकित होने और उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किए, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया गया। देखो आप सोचो, आप कोलकाता से 100 किलोमीटर, मतलब उनको पता था कि जो शांति निकेतन जगह है ये बहुत ही, वहाँ पर उनको शांति भी हो और प्रकृति भी हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 100 किलोमीटर दूर खोला। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था निर्मल शांति, मतलब शांति निकेतन दिखाई जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सके। तो इस तरह की जो सोच है, उन्होंने उस सोच से जो शांति निकेतन की शुरुआत की। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसा ख्याल रखते थे, लेकिन दोनों के बीच काफी फर्क था। मतलब शिक्षा के बारे में वे सेम जरूर सोचते थे, पर विभिन्न जो चीजें थी उनके बारे में जो उनकी सोच थी वो अलग थी। ठीक है, जैसे गांधी जी को लगता था कि पश्चिम सभ्यता और मशीनी वो प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि दोनों को मिला दिया जाए, जो कि आज आप लोग पढ़ते हो, है ना, आप लोग हर तरह की शिक्षा को क्या करते हो, साथ में ग्रहण करते हो। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी जोड़ दिया। मतलब सभी प्रकार की जो शिक्षा है उन्होंने शांति निकेतन में उसको मिश्रण किया। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचने लगे, यह एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्यों क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए उनको मौका मिल सके। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसा भी करते थे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था चलाते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इसे राष्ट्र शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहेंगी। अब आप लोग को ये एक इमेज दिख रही है, तो मुख्य तौर पर ये जो है ये कोयम्बटूर, ठीक है, ये कोयम्बटूर है। ठीक है, आपको बताना है कोयम्बटूर किस राज्य में है। ठीक है, एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारकों और भारतीय सुधारवादी संगठनों ने लड़कियों के जो स्कूल है वो खोलने लगे थे। जो स्कूल है मुख्य तौर पर लड़कियों का है। आप लोग देखोगे पूरी जो लड़कियां है वो किस तरह से खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा होता है समापन। कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो पुरानी चीजें है उसकी रिवीजन हो जाएंगी। और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो लगातार बनती रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 8th क्लास की एनसीईआरटी को भी आप पढ़ सकते हो। आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिल जाएंगी और आप लोग को वीडियोज देख लेना है। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि हम लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।